गार्गी, गार्गी, आवाज आ रही मेरी? गार्गी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी? चलो ठीक है। ठीक। आज का टॉपिक है हमारा यूज केस डायग्राम। स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक। ये हम, हाँ ठीक। हम लोग जितने भी अभी तक डायग्राम पढ़ चुके हैं, 2 डायग्राम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये तीसरा डायग्राम है। तो जब हम लोग सिनॉप्सिस रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें कोई भी प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उसमें जो है ईआर डायग्राम, डीएफडी और यूज केस डायग्राम, ये तीनों ही डायग्राम लगते हैं। ये थर्ड डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसको भी प्रिपेयर करने के साथ साथ समझना है और ये भी हमारी फाइल में लगेगा। यूज केस डायग्राम भी हमारी फाइल में लगेगा, ये ध्यान रखिए। सभी लोग जुड़े नहीं है क्या? Forty students are there. अभी तक आ ही रहे हैं। मैंने आप सबसे बोला था कि कॉलेज की लॉगिन जो आपको ईमेल आईडी दी है उसी से ही क्लास ज्वाइन करिए। कल मैंने आपको सबको बोला था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं करेंगे।
तो पर्पस ऑफ यूज केस का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग यूज केस डायग्राम बनाते हैं? द पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम इज टू कैप्चर द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम। अभी तक के जो दो हम लोग ने डायग्राम पढ़े, उनमें कहीं भी यूजर का इंटरेक्टिव रोल हमको नहीं दिखाई दिया। ये नहीं कह रहा हूं कि वो डायग्राम नहीं बनाने, लेकिन इसमें आपका जो एक्टर है और साथ ही साथ यूजर है, वो इंटरेक्टिव रोल में आ जाता है, जहां हमें लगता है इस डायग्राम के थ्रू कि जो चीजें छूट जा रही है डीएफडी और ईआर डायग्राम में, वो भी कैप्चर आसानी से हो जाती है। यानी जो हमारा ऑफलाइन, जो यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारा मेन कंसर्न रहता है ऑनलाइन, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हम लोग ऑफलाइन मोड में भी सोचते हैं कि इसको एक ट्रायल मॉडल बना करके या इसका ब्लूप्रिंट बना करके यूजर को डिलीवर करना चाहें, तो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और द एरिया डोमेन। ठीक है, इसका मतलब ये भी एक तरीका है कि हम अगर जब ऑनलाइन मोड में काम करने जा रहे हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कमियां छूट जाती हैं ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस, वो भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर ली जाती है। सो दैट इज डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम, रन टाइम पे कैसे हमें काम करना है। दिस इज टू जेनरिक डिस्क्राइब द पर्पस। ठीक है, हम लोग ने अभी आपको आगे बताए जाएंगे एक्टिविटी सीक्वेंस, कोलैबोरेशन एंड स्टेट चार्ट। अभी आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब होगी, ये डायग्राम तो है ही नहीं, ये डायग्राम भी इन्हीं का एक पार्ट है, क्योंकि डीएफडी और ईआर डायग्राम एक वर्किंग मॉड्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो बची हुई एक्टिविटीज है, जो स्टेट ऑफ द सिस्टम दैट लैप्सेस समवेयर, वो कहीं ना कहीं डिफर करता है। तो उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम इस तरह के डायग्राम को यूज करते हैं। यूज केस डायग्राम आर यूज टू गैदर रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, व्हाटएवर अर्लियर टोल्ड यू, कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ड्रॉबैक्स हैं या कुछ लूप होल्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमसे छूट जाते हैं, वो हम इन डायग्राम से बना लेते हैं। तो खासकर उसमें यूज केस एक इफेक्टिव टूल है। These requirements are mostly design requirements, hence when a system is analyzed together, its functionalities, use case are prepared and actors are identified। अभी आपको बताएंगे इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, the use case diagram specifies the working of the entire module, the working of entire module, जितने भी इसमें जो है मॉड्यूल हम बनाते हैं, उनकी पूरी जो मॉड्यूल की वर्किंग है, वो एक पर्टिकुलर डायग्राम, व्हाटएवर नोन एज यूज डायग्राम, यूज केस डायग्राम, उसमें ये इंक्लूड हो जाती है। When the initial task is complete, use case diagram are modeled to present the outside view. In brief, the purpose of use case diagram can be said to as follows. First, it is used to gather the requirement of a system, used to get an outside view of a system, identify the external and internal factors influencing the system. It shows the interaction among the requirements that are its factors. Before we can understand the how we can draw the use case diagram, we must analyze and must understand the main component of use cases. तो यूज केस डायग्राम में एक यूज केस होता है। यूज केस जो आपके प्रोसेस होते हैं, जो वर्किंग मॉड्यूल होते हैं, उन्हीं को हम लोग यूज केस नाम देते हैं। ठीक है, एक उसमें एक्टर होता है, एक्टर यूजर होता है, यूजर एंड यूजर हो या डेवलपर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, एनालिस्ट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, प्रोजेक्ट लीडर हो,
दे ऑल आर नोन एज एक्टर्स। ठीक, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन, ये भी वन लाइन सिंगल लाइन से इनको हम डिनोट करते हैं, जो बीच में कनेक्टर का काम करता है बिटवीन यूज केस एंड द एक्टर्स। अब ये आपको डायग्राम बना के भी बताएंगे कि कैसे डायग्राम बनता है हमारा, कैसे डायग्राम हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। So use case diagram are considered for high level requirement analysis of a system. These all are actually uniform markup language tools. When the requirement of a system are analyzed, the functionalities are captured in use cases. We can say that use cases are nothing but the system functionalities written in an organized manner. The another thing which is relevant to use case are the actors. Actors मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यूजर, sophisticated user, programmer, specialized user or end user. Actor can be defined as something that interact with the system. सिस्टम से जो इंटरेक्ट कौन करता है, वो इंटरेक्ट सिर्फ आपके यूजर ही करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी यूजर हो, वो यूजर ही इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली। तो एक्टर्स आप समझ लीजिए यूजर। एक्टर कैन बी ह्यूमन यूजर, some internal applications. Somewhere you must know that whenever you are going to develop your software, sometimes your system, your server, your machine or workstation can work as actor, or maybe some external applications. So when we are going to plan to draw use case diagram, we should have the following items that must be identified before we are going to use. First, functionalities to be represented as use case. क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं यूज केस के। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के यूज केस डायग्राम डेवलप करना कैसे, इसको बनाना है, बताऊंगा। फिर सेकेंड, एक्टर्स। पहले तो हमें यूज केस के बारे में जानना। यूज केस इज नथिंग बट योर प्रोसेस, ठीक है, योर एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। जो हम लोग ने ईआर डायग्राम में, जो हम लोग ने डीएफडी में पढ़ा, वो उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है, या मॉडिफाइड एक अनदर टूल है जिसको हम कह सकते हैं। और थर्ड है रिलेशनशिप अमंग द यूज केस एंड एक्टर्स। तो जो रिलेशनशिप वहां पे दो एंटिटीज के बीच में होता था, यहाँ पे यूज केस और एक्टर्स के बीच में होता है। एक्टर अलग है, यूज केस अलग है। यूज केस डायग्राम्स आर ड्रॉन टू कैप्चर द फंक्शनल requirement of a system. After identifying the above item, we have to use the different guidelines to draw an efficient use case diagram. ठीक है, क्या क्या है? पहला, the name of use case is very important. जो भी हम प्रोसेस का नाम दें, एंटिटी का नाम दें या रिलेशनशिप का नाम दें, वो बहुत इफिशिएंट होना चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, रेलिवेंट होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होना चाहिए। यूज केस डायग्राम मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि वो एक्सप्लेन कर पाए। जो भी हमने नाम दिया, नाम शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड सेल्फ डिस्क्राइबिंग इन नेचर. The name should be chosen in such a way to that it can identify the functionalities performed. It give a suitable name for actors. It show relationship and dependencies clearly in the diagram. जो भी हमने अभी डायग्राम बताया, जिनको जिससे रिलेट करेंगे, वो क्लियरली इनकी डिपेंडेंसीज, इंटरडिपेंडेंसीज ये क्लियरली मेंशन हो इस यूज केस डायग्राम में जो हम लोग डेवलप करने वाले हैं। सो रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसीज क्लियरली इन द डायग्राम. डू नॉट ट्राई टू इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन वन कंप्लीट module
और द प्रोसेस। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शुड बी अवॉइडेड। अभी आप जब डेटाबेस पढ़ेंगे तो डेटाबेस में आपको बताया जाएगा कि जो डिपेंडेंसीज है, वी कांट ओमिट द डिपेंडेंसीज बट वी मस्ट रेक्टिफाई, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट आवर इंटेंशन शुड बी टू रिड्यूस द डिपेंडेंसीज। इसलिए जो नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल फॉर्म भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे अभी डेटाबेस में, तब भी ये हमारा मेन प्राइम कंसर्न होता है कि हम डिपेंडेंसीज को रिमूव नहीं कर सकते लेकिन कम जरूर कर सकते हैं, श्रिंक कर दीजिए। द मेन पर्पस ऑफ डायग्राम इज टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स, यूज नोट्स whenever required to clarify some important points। जहां पे हमें जो भी जरूरत पड़े, जो कुछ ऐसे पॉइंट हो जिनको हमें फर्दर डिस्कस करना हो, तो उनको लेकर के हम दोबारा से लिख लें, कहीं पे नोट डाउन कर लें और तब इस पे काम करना शुरू करें। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम से पहले हमें और आपको बहुत अच्छे से क्लियरली एक्टर के बारे में, यूज केस के बारे में और इनके सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। नाउ अब सभी लोग अपना जो है कॉपी पेन सब लोग खोल लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको कैसे काम होना है वो बताता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, देखिए जब तक कॉपी पेन नहीं लिखेंगे तो डायग्राम बना नहीं पाएंगे, और डायग्राम सबको बनाने हैं, बिना डायग्राम बनाए काम चलना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, सिंबल्स यूज्ड इन यूज केस डायग्राम। सिंबल यूज इन यूज केस डायग्राम। ठीक है, अब सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं? सबसे पहले जो हमारा एक्टर, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो सबसे रोल प्ले करता है वो एक्टर। एक्टर मतलब यूजर। तो एक्टर का जो सिंबल होगा वो ये होता है, और बहुत सरप्राइज मत होइए, इस तरह का सिंबल हम लोग ने बहुत बहुत जगह यूज किया है। आपने कार्टून्स में भी, ज्यादातर जो कार्टून्स होते हैं, इसके पहले एड भी आता था वोडाफोन का, तब भी आपने देखा होगा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनको हम लोग क्या कहते थे, तो लगभग इसी टाइप के ही वो कार्टून्स होते थे। या इसके पहले एक जो है इधर बीच आपने यूट्यूब पे एक वीडियो वगैरह भी देखा होगा, कानपुरिया वाले, कनपुरिया जो होते हैं, उनमें भी जो सिंबल होते हैं कुछ ऐसे ही टाइप के मिलते जुलते हैं, या जो उनके जो कैरेक्टर होते हैं, एक्टर या कैरेक्टर होते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप सबने वो जोक्स वगैरह जरूर सुने होंगे, वीडियो देखे होंगे ना, यूट्यूब पे आए होंगे, बीच में चल रहे थे काफी। हाँ, कानपुर वाले जो होते हैं, तो जो एक्टर का सिंबल होता है वो ये होता है, यानी हमें जहां भी किसी को, यूजर को या एक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो एक्टर का सिंबल ये होता है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा यूज केस। यूज केस, यूज केस इलिप्स के फॉर्म में होता है। आदित्य कुमार सिंह बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हो। इलिप्स का सिंबल जो है वो यूज केस को शो करेगा, बस, और कोई इसमें सिंबल यूज नहीं होता है। और जहां हमको इन दोनों को रिलेट करना होगा तो सिंगल लाइन से हम ऐसे इसको रिलेट कर देंगे। ठीक है, एरो भी बना देते हैं, या डायरेक्टली रिलेट कर देंगे, एरो भी बना देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें यूज होता है। तो इसमें ज्यादा हमारे जो दो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो हैं यूज केस और एक्टर। ये यूज केस हो गया, दिस इज एक्टर, दिस इज यूज केस। जिन्होंने देर में ज्वाइन किया है क्लास,
एक्टर के लिए ये, यूज केस के लिए ये, और जहां हमें इन दोनों को रिलेट करना होगा तो हम इनको ये बता देंगे कि भैया ये दोनों ऐसे यहाँ रिलेट होते हैं लाइन से। अब कुछ गाइडलाइन है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने काफी बता दिए, लेकिन कुछ ऐसी भी गाइडलाइन है जो हमें नोट डाउन करनी चाहिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, फर्स्ट लिख भी लेंगे तो आपके पास रहेगा। हालांकि मैं नोट्स भी आप लोग देख लेते हैं, मैं वीडियो के साथ साथ नोट भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। आइडेंटिफाइज ऑल द यूजर्स ऑफ द सिस्टम, जितने भी यूजर हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है। सेकेंड, क्रिएट यूजर्स प्रोफाइल फॉर ईच कैटेगरी। किसी भी तरह की कोई भी कैटेगरी का यूजर हो, हमने आपको बताया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर, स्पेशलाइज्ड यूजर हैं, सोफिस्टिकेटेड यूजर हैं, एंड यूजर हैं, प्रोग्रामर हैं, सबको कैटेगरी वाइज सबकी प्रोफाइल बना लीजिए। ठीक है, और कौन कितना रेलिवेंट है, किसका क्या रोल प्ले होगा। ठीक है। फिर थर्ड, स्ट्रक्चर यूज केस एंड अवॉइड ओवर स्ट्रक्चरिंग। ओवर स्ट्रक्चरिंग मतलब आप स्ट्रक्चर्ड कर दीजिए, और इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मत कर दीजिए कि वो जम्बल्ड हो जाए, और जम्बल्ड के बाद वो हमें समझ में ही ना आए। और फोर्थ पॉइंट है, वो हर जगह यूज होता है, रिव्यू एंड वैलिडेट। द यूजर ऑब्लिक एक्टर। तो जो भी आपने यूजर, जो भी एक्टर हमने वहां पे यूज किया है, एंड यूज केस, जो भी यूज केस हमने यूज किए हैं उन सबको एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए बिफोर यू आर गोइंग टू अप्रूवल द फाइनल यूज केस डायग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यूज केस टेम्पलेट, यूज केस टेम्पलेट कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं। पहला, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जब हम लोग इसको डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, चाहे ईआर डायग्राम बनाया हो, चाहे आपने डीएफडी बनाया हो, या आप यूज केस डायग्राम बनाएंगे, इन सबको एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ डायग्राम नहीं बना देना है। सिर्फ डायग्राम बना, हमने बोला कि जो है कंस्ट्रक्ट ईआर डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आपने डायग्राम बनाया, हमारा आपका डिस्कशन हुआ, लोगों का कल सही भी हुआ था सेकंड ग्रुप में, कुछ लोगों का सही भी हुआ था, कुछ लोगों को मैंने करेक्शन भी बताए थे, डीएफडी भी मैंने बताया। उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब आपकी कौन सी एंटिटीज है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, या डीएफडी के केस में प्रोसेस कौन सा है, 1 लेवल डीएफडी क्या है, 2 लेवल डीएफडी क्या है, हर प्रोसेस का फर्क ये भी एक्सप्लेन करना है। तो ये भी जब आप यूज केस बनाएंगे तो यूज केस को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। बी एक्टर, इनके बारे में आपको लिखना है। सी फ्लो ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स आपके जिस अकॉर्डिंगली फ्लो कर रहे हैं कि एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, साथ ही साथ दोनों के बीच में एक्टर और यूज केस के बीच में रिलेशनशिप, वो चाहे बेसिक फ्लो हो या अल्टरनेट फ्लो, कोई भी हो। डी स्पेशल रिक्वायरमेंट, अब देखिए ये एक नया टर्म यूज हुआ है, स्पेशल रिक्वायरमेंट। समटाइम्स जहां पे आप यूज केस डायग्राम बनाते हैं वहां पे कुछ ऐसे यूज केस भी हमको लगाने पड़ते हैं, या ऐसे प्रोसेस भी मेंशन करने पड़ते हैं किसी भी डायग्राम को आप देखें,
जिनकी रिक्वायरमेंट स्पेशल होती है और स्पेसिफिक मॉड्यूल में ही वो यूज होते हैं। तो इट शुड क्लियरली मेंशन कि हमने इस कंडीशन में इन पर्टिकुलर यूज केसेस को यूज किया है। फिर कंडीशन, कंडीशन कौन कौन सी होगी? एक इसमें होगी पहली प्री कंडीशन और दूसरी होगी पोस्ट। प्री कंडीशन का मतलब जब आपने इंफॉर्मेशन गैदर की थी उस केस के यूज केस डायग्राम, और आफ्टर जब आपने डेवलपमेंट कर लिया और मेंटेनेंस आपको कॉल हुआ तो उसके बाद फिर से जब मेंटेनेंस कॉल हुआ तो आपके सिस्टम में भी चेंजेस हुए तो यूज केस डायग्राम आपका फिर से बदल गया। नाउ ड्यू टू द चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटेनेंस और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर पोस्ट जो आपकी कंडीशन है वो भी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और कहीं पे कोई भी अगर आपको लग रहा है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं वर्जन, एक्सटेंड करके बढ़ा करके उसके बाद और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन पॉइंट। एक्सटेंशन पॉइंट जहां पे हमें लग रहा है कि कुछ और इनहेंसमेंट की जरूरत है, या हमने उसका कोई दूसरा वर्जन लॉन्च किया या फर्दर डिस्कशन के लिए इसको छोड़ दिया, तो ऐसी जगह को, ऐसे पॉइंट्स को जरूर हाईलाइट करिए। और ये सब आप रिटर्न में करेंगे काम, प्रैक्टिकली वहां पे नहीं कुछ लिखना है, डायग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं करने, तो आप लिख दीजिए और जहां पे जब जरूरत हो अकॉर्डिंगली उसके आप एक्ट करेंगे। So this is the use case template. Now come to the ऑपरेशनल पार्ट एरिया। हमको थोड़ा सा डायग्राम भी डिस्कस करना है, डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन एक लिख लीजिए, प्रिपेयर अ यूज केस डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। प्रिपेयर अ यूज केस डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। लिखा सबने? हाँ, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में हमको यूज केस डायग्राम बनाना है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो हमको यूज केस डायग्राम बनाना है। अब मुझे कोई एक ये बताए कि रेलवे रिजर्वेशन जब आप कराते हैं तो उसकी वर्किंग क्या होती है? हम्म, 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 हम्म। अच्छा, देखिए, और भी किसी को कुछ ऐड करना है? अच्छा रुकिए, अभी हम लोग इसको जो है अभी डिस्कस करते हैं। आपने सबने किसी को कुछ और कुछ कहना हो तो बताइए। और कुछ कहना है किसी को? तो मैं अब थोड़ा सा और इसको क्लेरिफाई करूं, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के ना। अब इसको जरा हम लोग वापस मोड में आ जाते हैं और पहले एक्सप्लेन ही कर लेते हैं। देखिए, हम लोग जो वर्किंग करते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की, तो सबसे पहले अगर आप सबको याद होगा कि हम लोग सबसे पहले दो मोड यूज करते हैं। दो मोड का मतलब क्या हुआ? जब रिजर्वेशन हम लोग कराते हैं तो दो मोड उसके कौन से होते हैं? दो मोड आपके होते हैं, एक हम ऑनलाइन मोड पे और दूसरा होता है ऑफलाइन मोड पे। क्योंकि पहले हमें प्रॉब्लम बहुत समझनी बहुत जरूरी होती है, अगर हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो हम कभी उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया कि हमने उसका IRCTC की वेबसाइट खोली और वहां पे अपना काम स्टार्ट कर दिया, वहां पे रिजर्वेशन कराना स्टार्ट कर दिया।
दूसरा ऑफलाइन मोड क्या होता है कि हम रिजर्वेशन सेंटर पे गए, वहाँ पे अपनी जो भी लाइन वाइन लगाई, उनका स्लीपर का कुछ और समय होता है शायद, और नहीं, और रिजर्वेशन तो एक ही जैसा होता है, तत्काल का कुछ अपना नियम बदल गया है, और हमने एक फॉर्म लिया। हाँ, अब टाइम तो मुझे नहीं जाना उस पर, टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन का बाद में पार्ट हो जाएगा। अभी तो हम रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बदलता भी रहता है और उसमें हमारा और आपका कोई जोर भी नहीं चलेगा, वो जो गवर्नमेंट के रूल होंगे उसके हिसाब से होगा। और ऑफलाइन में जब हम जा रहे हैं तो हमने फॉर्म फिल किया, और फॉर्म फिल करने के बाद हमने जो बुकिंग क्लर्क है उसको दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट आइडेंटिफाई द एक्टर। तो एक्टर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक्टर अगर हम जनरल केस की बात करेंगे, मतलब हम ऐसा केस लेंगे जिसमें हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कवर हो जाए। हम कोई ये नहीं कहेंगे कि हमें सिर्फ ऑनलाइन ही पे ही काम करना है, हम सॉफ्टवेयर जरूर ऑनलाइन बनाना है, लेकिन हम जनरल केस लेकर चलेंगे कि हमें अगर ऑफलाइन में भी इसको यूज करना हो। भाई ऑफलाइन का मतलब कंप्यूटर के बिना तो रिजर्वेशन नहीं हो जाएगा ना, सॉफ्टवेयर के बिना तो नहीं हो जाएगा ना। भाई ऑनलाइन का मतलब थोड़े से यूजर कम हो जाएंगे, ऑफलाइन में थोड़े से यूजर ज्यादा हो जाएंगे, बस, नथिंग एल्स। तो हमें जो ध्यान रखना है वो पहले हमको आइडेंटिफाई कर लेने एक्टर। तो जब हम एक्टर की बात करते हैं, ऑफलाइन या जनरल की बात करते हैं, तो एक मैं होता हूँ, मैं का मतलब मैं एज ए यूजर, और एक हमारा जो बुकिंग क्लर्क होता है वो, ये दो लोग रहते हैं हमारे बीच में, ठीक है। और हम उसको फॉर्म दे देते हैं, वो हमारा रिजर्वेशन कर देता है। अभी हम सिर्फ एक्टर की बात कर रहे हैं, प्रोसेस अभी हम गए नहीं। लेकिन जब हम ऑनलाइन पे काम करते हैं तो हम ही यूजर हैं और हम ही क्लर्क हैं। बात समझ में आई? जब हम लोग ऑनलाइन में बात करेंगे तो जो हमने अभी दो यूजर बताए थे, दो एक्टर बताए थे, कंपेरिजन टू ऑनलाइन वो एक में कन्वर्ट हो गए कि हम ही यूजर हैं और हम ही बुकिंग क्लर्क भी हैं, हम ही बुक कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऑफलाइन में जाएंगे तो हम यूजर हैं, और जो बुकिंग क्लर्क है वो बुकिंग क्लर्क है, हमने उसको फॉर्म दिया और हमारी जॉब को वो प्रोसेस करना है। तीसरा इसमें एक एडमिन होता है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो कि पॉलिसीज, रिजर्वेशन की जो नियम कानून है वो, चार्टिंग, इन सबको मैनेज करता है। टाइम मैनेज करना, जैसे आपने बताया ये 10 बजे होता है, 11 बजे होता है, यानी तीसरा एक पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये दोनों ही इसमें ये रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तीन एक्टर सबको समझ में आ गए, इसके अलावा कोई और एक्टर होता नहीं है, बाकी सबके रोल अलग अलग हो जा रहे हैं। एक्टर तो हमारे ये तीन ही है। बात समझ में आई? हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो मेन काम होता है, हम लोग ने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद उसी समय आपने जब वहाँ फिल किया, तो जब आप ऑफलाइन पे भी जाते हैं तो आजकल देखिए जो है डिस्प्ले लगा होता है, उसमें जैसे ही आपने ट्रेन नंबर वगैरह लिख के दिया तो उसका ट्रेन का स्टेटस आ जाता है। यहाँ हम आजकल इतने एडवांस हो गए हैं तो हम पहले से हमें पता रहता है कि यहाँ पे, एक मिनट होल्ड करिए। मैंने सब बता दिया। ठीक है। तो ये हम लोग ने एक्टर वगैरह में सब देख लिया। अब जो हम लोग बात कर रहे थे, डिस्प्ले आता है हमारे पास, हमें पहले से पता रहता है किसकी कितनी
जो शेड्यूल में जो आप नहीं कह सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ट्रेन में क्या ऑक्यूपेंसी है, ये सब हमें पहले से ही पता रहता है। ठीक है, और उसका ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रेन कहाँ पे जो है वो स्टॉप होगी, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास सब बनी रहती है। तो दीज कम अंडर द यूज केसेस। तो यूज केसेस में हमें प्रॉपर फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। फंक्शनिंग का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें अपडेट करनी है। ठीक है, हमें साथ साथ रिपोर्ट भी निकालनी है, जो चार्ट निकलता है। आपने देखा है रिजर्वेशन जब करते हैं तो रिजर्वेशन में चार्ट निकलता है, या आपका रिजर्वेशन जो हम लोग जो फॉर्म दे देते हैं उसके बाद जो है वो हमको एक टिकट देते हैं। तो टिकट भी आपका एक टोकन होता है कि आपका रिजर्वेशन हो गया है। आप बहुत जगह आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के भी रूल है कि अब आपको जो है बंद किया जाए धीरे धीरे टिकट होना, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाए। बट वो मैसेज जनरेशन इज आल्सो साइन ऑफ कंफर्म कि आपके पास वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोसीजर हो गया है और आपका टिकट हो गया और इस डेट में आपके लिए ट्रेन होगी। तो हम लोग को सबसे पहले इन यूज केसेस को भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हम लोग पहले से प्लान कर लेंगे। अभी ने प्लान भी कर लिया होगा, आपके माइंड में भी चला भी हो गया। अब हम लोग दोबारा फिर से अपने यूज केस डायग्राम पे आते हैं और इस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमने जो लिया हुआ है वो हमने एक एक्टर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा दूर से लेते हैं। ये हमारा एक एक्टर है, इसको हमने नाम दिया है एडमिन। ठीक है, फिर एक हमारा जो है यहाँ क्लर्क है। हम जनरल केस की बात कर रहे हैं। जनरल केस की अभी हमने बात की है, सबको दिख रहा है। और एक हमारा बीच में है यूजर, यूजर एंड यूजर। तीन हमारे ये आपके क्या हो गए, ये एक्टर हो गए। सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, अब देखिए लॉगिन जो पहला यूज केस होगा जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, एक चेक पॉइंट हर जगह बना होता है जिसको हम लोग लॉगिन का नाम देते हैं, यानी प्रूफ योर आइडेंटिटी। तो वो चाहे आपका क्लर्क हो वो भी लॉगिन करेगा, या आपका एडमिन हो वो भी लॉगिन करेगा। यूजर मैंने इसलिए नहीं दिया कि आप जब आप जो है ऑफलाइन मोड में होते हैं तो यूजर कोई लॉगिन नहीं करता है। जब आप ऑफलाइन मोड पे होंगे तो यूजर वाला इधर वाला ये वाला यूजर ही हट जाएगा, क्लर्क ही यूजर होगा ऑनलाइन की जब बात करें। लेकिन जब ऑफलाइन की बात करेंगे तब ये यूजर एग्जिस्टेंस में आएगा, और उस केस में यूजर कोई लॉगिन नहीं करता है। तो ये कोई भी इससे रिलेशन इनका नहीं बना। ठीक, उसके बाद आप क्या क्या यूज केस हो सकते हैं। पहले तो आप चेक स्टेटस कर सकते हैं। ठीक, स्टेटस चेक स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने फॉर्म दिया और उसने बुकिंग क्लर्क ने आपका स्टेटस वो ट्रेन नंबर वगैरह ये सब डाला तो डिस्प्ले आ जाएगा और आपको स्टेटस पता चल जाएगा तुरंत। ठीक है, ये काम यूजर के थ्रू, मतलब यूजर ये आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ से गेन कर सकता है। ठीक है, फिर व्यू ट्रेन शेड्यूल। ट्रेन शेड्यूल, स्टेटस और ट्रेन शेड्यूल में दोनों में फर्क है। ट्रेन शेड्यूल का मतलब ये हुआ कि ट्रेन कब कहाँ आती है कब जाती है, और ट्रेन का मतलब टाइमिंग क्या है, आपके हिसाब से कंपेटेबल है कि नहीं। तो ये आपका बुकिंग क्लर्क भी करेगा यूज इसको, और ये भी चेक कर लेगा। ध्यान रखिएगा जब हम जो बनाते हैं तो हमें अपनी माइंडसेट एक रखनी चाहिए कि हम क्या काम करा रहे हैं और हमको यूज केस कौन से बनाने हैं और हमें वो मॉड्यूल अनकॉर्पोरेट किस तरह से करने हैं। फिर क्या हो जाएगा, अगला यूज केस में क्या हो जाएगा, मेक रिजर्वेशन। यानी अब आपका क्या हुआ, रिजर्वेशन हो गया।
तो रिजर्वेशन कौन करता है? रिजर्वेशन ये क्लर्क करेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन कौन करेगा? क्लर्क करेगा। और सपोज करिए रिजर्वेशन के साथ साथ किसी को रिजर्वेशन कैंसिलेशन करना हो, वो भी कौन करेगा? क्लर्क करेगा। कैंसिल कौन करेगा? क्लर्क करेगा। उसके बाद ये तो मैंने ये बताया। अब एडमिन के कुछ काम जैसे हैं। एडमिन का काम है अपडेट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रेन से रिलेटेड, कौन किस समय चलेगी नहीं चलेगी, आज ये ट्रेन कैंसिल हो गई, इसका रिजर्वेशन अब कैंसिल करना है, इसका जो है वेटिंग लिस्ट खत्म हो चुका है, ये सब एडमिन ही प्रोसेस करते हैं। और बाद में जब ट्रेन चलने वाली होती है उससे 3 घंटे 4 पलटे जो चार्टिंग वगैरह बनती है, उसमें बहुत सारे और भी काम हो गए, मैं तो एक जनरल लेके चल रहा हूँ। ये सब काम भी एडमिन के ही होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्ट जनरेशन। इसके अलावा और भी कोई केसेस छूट जाते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि लगभग हर तरह के कवर कर लूं, और भी केस छूट जाते हैं तो यू कैन ऐड। तो इस तरह से हमारा जो है वो रिजर्वेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये यूज केसेस है। अब आप यूज केस देख के समझ पा रहे होंगे कि दीज आर टू अ लार्ज एक्सटेंट रिलेट टू योर ER diagram and DFD. These are actually in context of when asking DFD। तो ये सब प्रोसेस है। अगर आप ER डायग्राम की बात करेंगे तो ये सब एंटिटीज हैं, समझ रहे हैं। इनमें से कहीं ना कोई एंटिटीज ये सब रिलेशनशिप हो जाएंगे, और रिलेशनशिप और एंटिटीज कन्वर्ट हो जाते हैं आपके टेबल्स में। तो चाहे ये यूज केस हो, ये यूज केस टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये प्रोसेस होते DFD में तो ये भी टेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तीनों डायग्राम कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट जरूर हैं। अभी आप जब इसी का रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का अब आपके लिए एक चैलेंज है और थोड़ा सा एक टास्क भी है अभी 2 दिन के लिए, कि अगर आप इन पे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक सिस्टम उठाइए, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, चाहे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे होटल मैनेजमेंट सिस्टम, और तीनों डायग्राम बनाइए एक ही सिस्टम, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तीनों डायग्राम एक साथ बनाइए और कोशिश करिए तीनों को कहीं ना कहीं उनके जो प्रोसेस है वो रिलेट, समझ रहे हैं, तो आपको ज्यादा और समझ में आएगा। डायग्राम ये इसीलिए बना ही जाते हैं कि हमें और ज्यादा जो चीजें छूट जाती हैं, जो चीजें आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा यूज केस में तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने किया है, क्योंकि ये हम यहाँ नहीं कर पा रहे थे, या ये हमारे में एज ए एट्रीब्यूट काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस की तरह काम कर रहा है। ठीक, DFD में ये प्रोसेस की तरह काम कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पे एक एंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से आप इनको सेग्रीगेट भी कर पाएंगे। बात समझ में आई? किसी को कोई इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई डायग्राम से रिलेटेड टर्म ना समझ में आया हो तो जरूर पूछ लीजिए। देखिए ये वेरिएट हो सकते हैं, ये कम ज्यादा हो सकते हैं, इसमें और भी स्कोप है कि हो सकता है 1-2 पॉइंट अभी हम लोग से और छूट गए हो तो हम इसमें और बढ़ा सकते हैं, या लगे कि नहीं अच्छा ऐसा करते हैं, चेक स्टेटस और व्यू ट्रेन जो शेड्यूल है इसको हम लोग कंबाइन ही कर देते हैं। ये हमेशा बना रहेगा, ये हमेशा पॉसिबल है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन रहेंगे। अगर आपके यहाँ 57 स्टूडेंट्स हैं और मैं सबको कहूँ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का मुझे यूज केस डायग्राम बना के दिखाओ, तो अगर वो अपना थॉट प्रोसेस यूज करेंगे बाई द वर्किंग ऑफ सिस्टम, एक्चुअल वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम, तो ये डिफर करेगा, लेकिन ना एक्टर चेंज होंगे और ना बेसिक प्रोसीजर चेंज होंगे। ठीक है, अब फटाफट सभी लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए। जी, ये यूज केस, हाँ डेफिनेटली यू कैन, डेफिनेटली। ये मैंने कभी नहीं कहा कि आप इसको एज इट इज यही यूज करिए, ठीक है।
यू कैन चेंज। ये किसी का भी भाई सेम नहीं होगा, आप कुछ और समझ रहे हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं, तो ये किसी का मतलब जो है एक सेम नहीं होगा, ये सबका चेंज होगा, सबके अलग अलग होते हैं। अटेंडेंस सब लोग लिख दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट रिव्यू। हेडिंग डाल लीजिए रिक्वायरमेंट रिव्यू। So, a review is a systematic examination of document by which one or more people within the aim of finding and recovering errors early in the software development life cycle। देखिए अभी तक हम लोग ने सब रिक्वायरमेंट गैदर करी, रिक्वायरमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया है, कैटेगराइज किया, और ये सब जितना भी हमने प्रोसीजर किया वो एनालिसिस टूल्स यूएमएल को यूज करके, एनालिसिस टूल्स को यूज करके एनालाइज कर दिया किसको, रिक्वायरमेंट को। बिफोर वी आर गोइंग टू डिजाइन, बिफोर वी आर गोइंग टू डिजाइन एंड फर्दर इम्प्लीमेंट, हम एक बार रिक्वायरमेंट को रिव्यू भी कर लें। तो रिक्वायरमेंट रिव्यू इज द प्रोसीजर टू रिव्यू ऑल द थिंग्स, टेस्ट प्लान, कोड, वटेवर जो भी हम लोग ने एक्स्ट्रा डिसाइड किया था या एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज प्लान की थी वो हमें देखनी है कि वो एक्स्ट्रा में ही रखनी है कि उनको वर्क आउट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल, वो रिक्वायरमेंट हमारी वर्कआउट हो रही है, छूट तो नहीं गई है, ठीक है। हमको ये भी साथ साथ एनालाइज करना है कि जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है उनको पहले कंप्लीट करना है, उनको पहले इम्प्रूवमेंट करना है। तो इन सबको फिर से आपको रिव्यू करना होता है। इस रिव्यू प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं रिक्वायरमेंट रिव्यू। सो द रिव्यू इज कैरीड आउट बाय द रिव्यू प्लान। एक रिव्यू प्लान बनाएंगे, रिव्यू प्लान में हमें कुछ गाइडलाइंस लिखनी पड़ेंगी, गाइडलाइन के बाद उनकी एक हम फॉर्मल मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर रिव्यू आपका कॉल होगा। फॉर्मल मीटिंग करने के बाद उनको वो रिव्यू कॉल करना, ठीक है। सो कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू प्रोसेस। प्रोडक्टिविटी ऑफ टीम इज improved and time scales reduced because the correction of defects in early stages and work product will help to ensure that those work products are clear and unambiguous। अगर कहीं कोई टेस्टिंग कॉस्ट या टाइम इज रिड्यूस एज देयर इज एनफ टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, क्योंकि हमें बाद में इसको टेस्ट भी करना है, तो अगर हम पहले से रिव्यू कर लेंगे बाद में हमको दिक्कत ना आए, पता चला नहीं तो आप छोड़ देंगे, अपनी तरफ से काम कर देंगे और वो उतना ही टेस्टिंग में टाइम लगेगा और फिर वहां से पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा सारा टाइम ही वेस्ट हो गया। रिडक्शन इन कॉस्ट बिकॉज फ्यूअर डिफेक्ट्स इन द फाइनल सॉफ्टवेयर, ठीक। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ड्यूरिंग रिव्यू
प्रोसीजर क्या क्या आ सकते हैं? डेविएशन या चेंजेस फ्रॉम स्टैंडर्ड आइदर इंटरनली डिफाइंड और डिफाइंड बाय रेगुलरली और अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, requirement defects, that is design defects, as well as incorrect interface specification also. स्पेसिफिकेशन की जो बात करते हैं, एसआरएस की बात करते हैं, ये हमारा जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि एसआरएस होता क्या है, होता क्या मतलब आपको इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया है, और एसआरएस एक्चुअल में बनता कैसे, एसआरएस के टर्म क्या है, एसआरएस के टेम्पलेट्स क्या है, ठीक। रिव्यू स्टेजेस को जो आप वर्कफ्लो कर रहे हैं या हम लोग एक वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके जो गाइडलाइन बनाएंगे, उसमें सबसे पहले रिव्यू को आपको प्लान करना होगा। आर ऑल ऑफ यू कैपेबल टू सी द डायग्राम? डायग्राम सबको दिख रहा है? हाँ, तो ना हो तो मैं आप थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है? इसको बना लीजिए, बहुत टफ नहीं है, फटाफट बना भी लीजिए, क्योंकि देखिए नोट्स तो गूगल में पड़े रहेंगे, फिर आप कब इसको डाउनलोड करेंगे क्या हो, नोट्स की कॉपी में ये बने रहेंगे, हमको भी चेक करने में आसानी होगी। जब भी हम आपको कॉल करेंगे ऑफलाइन मोड में, हमको नोट्स भी चेक करना है, तो नोट्स एक जगह लिखे रहेंगे, तो कभी भी कोई भी टेस्ट होगा या क्विज होगा वो आपको तुरंत दिख जाएगा। ये मैंने आपको सभी को बताया, सब्जेक्टिव क्विज ही होगा, ठीक है। मैंने पहले दिन ही आपको जब ऑनलाइन चला था गाइडलाइन बता दी थी, ये सब एक जगह कॉपी में रहेंगे तो आपको भी बहुत फायदा देगा। बाकी आप सब समझदार हैं। प्लानिंग, सबसे पहले आप प्लान करेंगे रिव्यू की। चेकिंग इंट्री क्राइटेरिया, इंट्री क्राइटेरिया का मतलब हम चेक कहाँ से स्टार्ट करें, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि कुछ भी चेक करना है, चेक कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। फिर डॉक्यूमेंटिंग इंसिडेंट्स, whatever incidents or the reports or the events or the जो क्लिकिंग पॉइंट्स जो भी आपको लग रहा है छूट गए थे, वो शुड बी डॉक्यूमेंटेड और नोटेड इट डाउन समवेयर। देन कॉल टू रिव्यू मीटिंग, ये सब होने के बाद तुरंत रिव्यू मीटिंग कॉल करनी है, और रिव्यू मीटिंग कॉल में ये जो प्लान आपने किया है और साथ ही साथ जो एंट्री क्राइटेरिया यानी किन किन पॉइंट्स पे आप शुरू करेंगे और चेक क्या करेंगे ये बता दीजिए। एग्जामिन, यानी अब आप रिव्यू स्टार्ट कर दीजिए, एग्जामिन शुरू कर दीजिए। रीवर्क, इसके बाद उस पर काम। रीवर्क का मतलब अगर आपको लग रहा है तो वो फर्दर टीम को रिपोर्ट करते रहिए। डिफेक्ट फिक्सिंग, जहाँ पे जो भी दिक्कत आती है वो आप उसके बाद बात करेंगे, उनको डिफेक्ट को कहीं फिक्स कर दीजिए। दस मिनट बाद आइए। ठीक, डिफेक्ट फिक्सिंग, जो भी डिफेक्ट है उनको फिक्स कर देना है, यानी उनको क्लियरली मेंशन कर देना है कि ये डिफेक्ट है, ये गलती हो गई है, ये छूट गया है, ये रिक्वायरमेंट अभी हम लोग ने जो प्लान की है उसमें ये नहीं आ पा रही है, ठीक है। वो जो भी है उनको फिक्स कर दीजिए। फॉलो अप मीटिंग, उसके बाद हमने आपको ऑलरेडी बताया कि टाइम टू टाइम आप कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न पर्सन को ये भेजते रहिए और फॉलो अप देते रहिए। उसके बाद जब ये सब कुछ खत्म हो जाए तो चेकिंग एग्जिट क्राइटेरिया, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, यानी एग्जिट कैसे करना है। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट इज द प्राइम कंसर्न ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और वो हर लेवल पे है। तो जब हमने एंट्री पहले कहा कि कहाँ से शुरू करना है और खत्म कहाँ तक कर देना है, ये भी हमें देखना है इसके साथ ही साथ, ठीक है। इस सब के लिए जो भी हमने आपको बात बताई है, उन सबका एक अच्छा सा जो है एक हमने चेकलिस्ट बना के रखी हुई है। इस चेकलिस्ट से आप इजीली कैपेबल हैं उनको फाइंड आउट करने की, हमारे पास कौन कौन से डिफेक्ट्स में क्या क्या चेक करना है और हमें एक्चुअल में चेक क्या करना है। सो क्या चेक करना है? ऑल
आर ऑल हार्डवेयर रिसोर्स डिफाइंड, जो भी हमने वहां पे रखे हैं। हैव द रिस्पॉन्स टाइम्स ऑफ फंक्शंस बीइंग स्पेसिफाइड। हैव ऑल द हार्डवेयर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर एंड द डेटा इंटरफेस बीइंग डिफाइंड। क्योंकि हम अभी तक किसकी बात कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी हमने काम तो स्टार्ट किया नहीं है। तो जो भी हम रिव्यू कर रहे हैं, जो भी हमको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है, जो भी हमने यूजर से गैदर किया था, उन्हीं को ही चेक करना है। ऑल रिसोर्सेस हैव ऑल द फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट बीन स्पेसिफाइड। इज ईच रिक्वायरमेंट स्टेबल। इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइंड। आर द रिस्पॉन्सेज टू एक्सेप्शनल कंडीशंस व्हाटएवर आर स्पेसिफाइड। Does the requirement contain a restriction that can be controlled by the designer? अगर इस तरह से भी कहीं कुछ आता है, हो सकता है कि इन सब केसेस में ये हो सकता है ये हो। Are possible future modification specified? ठीक है, so these are the some some points must be reviewed during the review process. इसके साथ साथ इन सब हमारे डिस्कशन में जो पॉइंट अगर छूट भी गए, तो जो कॉमन जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं कि रिव्यू के ड्यूरेशन में पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इफ इट इज नेसेसरी टू कॉल द एक्चुअल यूजर ड्यूरिंग रिव्यू मीटिंग। जब भी आप रिव्यू कर रहे हो तो जो एक्चुअल यूजर है वो उस मीटिंग में जरूर इन्वॉल्व हो, उसको इंक्लूड कर लिया जाए, ये ध्यान रखना है। उसको उस मीटिंग से आप मतलब अलग ना रखें। दूसरी बात, जब फाइनल जो रिव्यू प्रोसीजर आपका क्लोज होने वाला है, एग्जिट क्राइटेरिया, उसके बाद फिर से एक मीटिंग होती है एग्जिट क्राइटेरिया के बाद, जिसका हम लोग ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट डिस्कस किया जाता है। एट दैट टाइम एंड यूजर मस्ट बी प्रेजेंट देयर। तो जो भी हम लोगों ने काम किया है वो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा और वो इजीली उसके भी नोटिस में आ जाएगा। और जितने कंसर्न है, क्योंकि देखिए जब एक बार रिव्यू हो जाता है और जो रिक्वायरमेंट अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट डिजाइनर को सौंप दिए जाते हैं, उनको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। तो इट इज वेरी गुड एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि डिजाइनर मस्ट बी प्रेजेंट देयर। तो जो भी हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि डिजाइनर हमेशा के लिए बंद बैठा नहीं रहता कि जब एक बार खत्म हो जाएगा तभी हम बीच बीच में उसको आप इनपुट्स देते रहते हैं, क्योंकि रिव्यू कॉल कर रहे हैं, हो सकता है उस समय डिजाइनर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो उनको भी वो बताते रहने चाहिए हम लोग को कि भैया हाँ ये रिव्यू हो रहा है, ये रिव्यू कर लो, आप भी कर लो, डॉक्यूमेंट के भी थ्रू और मीटिंग के। ठीक, और कोई किसी को कोई दिक्कत समझ में आया सबको? अटेंडेंस हमने मार्क कर दी है, तो नाउ यू कैन लीव। ओके।